एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। आप देख रहे हैं हमारा करंट अफेयर्स का शो जिसका नाम है डेली डोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली डोज। आज के डेली डोज की शुरुआत हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट्स से को डिस्कस करते हुए करेंगे। तो जो हमारी जो पहली डेट है वो है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी कि विश्व मानक दिवस। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है ऐसे एक्सपर्ट्स को सम्मानित करने के लिए प्रारंभ किया गया है जिन्होंने क्वालिटी, सेफ्टी और इफिशिएंसी को लेके डिफरेंट जो है स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन दिया है। और ये इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में, मतलब 1970 से जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी विश्व मानक दिवस मनाया जा रहा है। अगर विश्व मानक दिवस की थीम की बात करें तो 2025 का विश्व मानक दिवस का जो थीम है वो है अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण यानी कि लक्ष्यों की साझेदारी। अब बात आती है कि विश्व मानक दिवस सेलिब्रेट कौन करवाता है। तो विश्व मानक दिवस 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा सेलिब्रेट कराया जाता है कंबाइंडली, जिनमें से पहला है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मानक दिवस। दूसरा है IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, है ना। थर्ड है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और फोर्थ है इंडिया का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS। तो हमने क्या देखा, 14 अक्टूबर जो है विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जा रहा है। कब से शुरुआत हुई? 1970 से इसको स्टार्ट किया गया। और इसको कौन मनाता है? तो 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ और भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट डे है वो 14 अक्टूबर ही है। और 14 अक्टूबर को हम एक और डे मनाते हैं जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस। और अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो 2018 में की गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है WEEE यानी वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम, अपशिष्ट विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फोरम के द्वारा 2018 से इसे मनाया जा रहा है। और इसे क्यों मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है अवेयर करने के लिए लोगों को, क्योंकि हम जानते हैं जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गया, और जब ये खराब हो जाते हैं तो अगर हम इसको जनरली कहीं पे फेंक दें तो इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी जो है मेटल्स लगी होती हैं, और ये मेटल बरसात के पानी के साथ मिल जाती हैं। तो इस तरह ये क्या है, वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं, ये जल प्रदूषण का कारण बनती है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो जाती हैं। क्योंकि हमारी बैटरी में अगर देखें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया, आपका जो है कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। और जब ये हमारे फूड चेन में जाके मिल जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित हो जाता है। तो इसको जो है लोगों को अवेयर करने के लिए जो है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2025 में जो इसकी थीम रही है वो है रिसाइकिल योर ई वेस्ट, इट्स क्रिटिकल। अपने ई कचरे का पुनर्चक्रण करें और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 14 अक्टूबर के बाद 2 डेज हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर का जो पहला डेट है हमारा वो है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, अगर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की बात की जाए तो हैंड वॉश ना करने से हम जानते हैं बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमें जो है बीमार कर सकते हैं। तो हैंड वॉश ना करने से होने वाली बीमारियों से जागरूक करने के लिए जो है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 2008 से की गई थी कि हैंड वॉश करना चाहिए प्रॉपर्ली। हैंड वॉश करने के बाद ही हमें जो है प्रॉपर फूड वगैरह लेना चाहिए जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से इससे बच सकते हैं। और 2025 की जो इसकी थीम रही है वो है बी अ हैंड वॉशिंग हीरो। बी अ हैंड वॉशिंग हीरो 2025 की थीम है। अगर हैंड वॉश से रिलेटेड देखा जाए तो WHO के द्वारा भी एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज नोन एज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। और ये मनाया जाता है 5 मई को। 15 अक्टूबर को ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है जो सेलिब्रेट किया जाता है, और वो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में जो यूनाइटेड नेशंस है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और इसे विश्व छात्र दिवस के रूप में, वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि 15 अक्टूबर 1931, 15 ऑफ अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के एक शहर जिसका नाम है रामेश्वरम में जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत का जो पहला सैटेलाइट है रोहिणी, 1980 में भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। साथ ही भारतीय मिसाइल प्रोग्राम, जो भारत के मिसाइल हैं, जैसे कौन कौन सी मिसाइल हो गई, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, नाग हो गया, त्रिशूल एंड आकाश, ये जो भी हमारे मिसाइल सिस्टम है, इन सब में इनके डेवलपमेंट में भी एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसीलिए उन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल पुरुष के रूप में जानते हैं। अगर जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो है, इन्होंने जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी 2002 से 2007 तक काम किया है। मतलब ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने हैं और कब से कब तक रहे हैं, 2002 से 2007 तक। और जनता के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने के कारण, बहुत ज्यादा फेमस होने के कारण ही इन्हें क्या बोला जाता है, जनता का राष्ट्रपति या पीपल्स प्रेसिडेंट बोला जाता है। इनकी उपलब्धियों को देखते हुए कई इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी जो है नवाजा गया है। जैसे 1981 में इन्हें भारत भूषण जो है पद्म भूषण 1900 जो है 90 में इन्हें जो है पद्म विभूषण और 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये बहुत अच्छे ऑथर भी हैं, इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है वो है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स एंड इंडिया विजन 2020। 27 जुलाई 2015 में शिलोंग में एक भाषण देते समय इनकी जो है हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हो जाती है। तो चलिए आते हैं अगले डे की ओर और हमारा नेक्स्ट है 16 अक्टूबर। अगर 16 अक्टूबर की बात करें तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, विश्व निश्चेतक दिवस। अब ये एनेस्थीसिया क्या है, आप जानते हो कि जब कभी भी सर्जरी की जाती है, जब कभी भी ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, तो सबसे पहले आपको अनकॉन्शियस स्टेज में लाया जाता है, आपको अर्ध बेहोशी की मुद्रा में लाया जाता है, जिससे आसानी से आपका जो है ऑपरेशन या सर्जरी किया जा सके। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, आपको अनकॉन्शियस स्टेज में लाने की जो प्रोसेस है, इसे ही बोला जाता है एनेस्थीसिया। तो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को और इस 16 अक्टूबर को, और इस बार की जो इसकी थीम है वो है एनेस्थीजियोलॉजी इन हेल्थ एंड इमरजेंसीज। अच्छा, कौन कौन से एनेस्थीसिया एजेंट यूज किया जाते हैं, मतलब ऐसे कौन से जो है केमिकल यूज किया जाता है, दवाई किया जाता है एनेस्थाइज करने के लिए, तो बेसिकली डाई एथिल ईथर, विनाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये तीन ऐसे मेन एजेंट है जिनका जो है यूज किया जाता है एनेस्थीसिया देने के लिए। अच्छा, इससे पहले जो है क्लोरोफॉर्म, जी हाँ, क्लोरोफॉर्म का यूज भी एनेस्थीसिया के लिए किया जाता था, परंतु वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए अब क्लोरोफॉर्म का यूज बंद कर दिया गया है। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर और जो है गैसेस एंड यूजेस की बात करें तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम का मिक्सचर, अक्सर आप देखोगे जो उड़ने वाले बलून्स होते हैं या फिर जो टायर्स होते हैं एयरप्लेन के, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एयरप्लेन के टायर्स हैं उनमें कौन सी गैस भरी रहती है या बलून में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन प्लस हीलियम का मिक्सचर भरा जाता है बलून यानी गुब्बारे और हवाई जहाज में। इसी तरह आप देखोगे गोताखोर जब डाइवर्स जो हैं पानी में छलांग लगाते हैं तो उनके पीछे एक सिलेंडर लगा रहता है, तो सिलेंडर में कौन सी गैस भरी रहती है, तो डाइवर जो जब गोताखोर जो सिलेंडर लिए रहते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर भरा रहता है, ऑक्सीजन एंड हीलियम एंड नाइट्रोजन एंड हीलियम का भी मिक्सचर भरा रहता है। साथ साथ अस्थमा, जिनको अस्थमा होता है, जिनको दमा की बीमारियां होती हैं, तो वो लोग भी जो यूज करते हैं इनहेल करने के लिए, उसमें भी ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है। हमारे घरों में जो ट्यूब लाइट्स लगे हैं, तो ट्यूब लाइट्स में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ट्यूब लाइट्स में भी आपका जो है ऑर्गन एंड मरकरी यानी ऑर्गन और पारा की जो है वाष्प जो है वेपर जो है भरा जाता है। और जो हमारे घर हैं, हमारे घरों में आप देखोगे पहले क्या रहते थे, बल्ब रहते थे 100 वॉट के, तो जो घरों में यूज होने वाला बल्ब है उसमें नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन, नाइट्रोजन और ऑर्गन जो है उसका जो है क्या है दोनों गैसों का मिक्सचर भरा जाता है।
तो आते हैं अगले डे की ओर। हमारा जो 16 अक्टूबर का दूसरा इंपॉर्टेंट डे है वो है एनएसजी रेजिंग डे, है ना। एनएसजी स्थापना दिवस, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को आप जो है ब्लैक कैट्स के रूप में भी जानते हैं। अगर देखा जाए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुई तो 16 अक्टूबर 1984, 16 ऑफ अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना हुई है। और इसके महानिदेशक कौन है, तो एनएसजी के जो डायरेक्टर जनरल अभी बने हैं वो हैं श्री भृगु श्रीनिवास। श्री भृगु श्रीनिवास को जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी बनाया गया है। एनएसजी का मोटो क्या है, एनएसजी का मोटो की बात करें तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी बेस्ट सिक्योरिटी एवरीवेयर, ये हमारा क्या है एनएसजी का मोटो है। हमारे एनएसजी कमांडो को स्पेशली ट्रेंड किया जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज से लड़ने के लिए। जब कभी भी भारत में कहीं पे भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है या इंडिया की सिक्योरिटी को बहुत अधिक खतरा उत्पन्न होता है तो वहां पे एनएसजी कमांडो यानी ब्लैक कैट्स को जो है भेजा जाता है। आते हैं अगली खबर की ओर। जो हमारी अगली खबर है वो है सिद्धि ट्राइब यानी सिद्धि जनजाति के बारे में। तो सिद्धि जो है एक जनजाति है, एक ट्राइब है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये भारत की पहली जनजाति बन गई है। ये भारत की पहली जनजाति है जिसने 72% लिटरेसी रेट, जी हाँ, भारत की ये पहली जनजाति बन गई है जिसने 72% की साक्षरता दर हासिल कर ली है। तो ये सिद्धि जनजाति पाई कहाँ जाती है, तो सिद्धि जनजाति पाई जाती है आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में जो है ये सिद्धि जनजाति पाई जाती है। और ये सिद्धि लोग हैं कौन, तो अगर सिद्धि ट्राइब की बात करें तो ये भारत की मूल जनजाति नहीं है, ओरिजिनल ट्राइब भारत की नहीं है। ये अफ्रीका के बंटू जनजाति से संबंधित है, बंटू ट्राइब से, मतलब इनके जो डिसेंडेंट्स हैं, इनके जो पूर्वज हैं, ये इनके जो पूर्वज हैं वो कहाँ से हैं, आपके अफ्रीका से हैं। तो जब सिद्धि जनजाति के पूर्वज जो हैं वो अफ्रीका से हैं तो फिर वो इंडिया में क्या कर रहे हैं, तो इंडिया में ये दो लोगों के द्वारा लाए गए, पहला है अरेबियंस और दूसरा है अंग्रेज। 7वीं शताब्दी में अरेबियन व्यापारी जो है इनके द्वारा यहाँ लाए गए थे और 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश के द्वारा इन्हें स्लेव के रूप में, जी हाँ, गुलाम के रूप में, इसके अलावा सर्वेंट्स यानी नौकरों के रूप में, मेशन यानी राजमिस्त्री के रूप में, और कारपेंटर यानी बढ़ई के रूप में, और आपका जो है ब्लैक स्मिथ यानी लोहार का काम करने वाले इन लोगों को जो है भारत लाया गया था। अगर अगली खबर की ओर बढ़े तो जो सिद्धि जनजाति है, सिद्धि जनजाति को जो है इसको ट्राइब का दर्जा कब दिया गया, एसटी का दर्जा कब दिया गया, तो सिद्धि जनजाति को 8 जनवरी 2003 को जो है 8 ऑफ जनवरी 2002 को 3 को अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है क्लासिफाइड किया गया है। और ये जनजाति कौन सी लैंग्वेज बोलती है, तो ये उर्दू, मराठी और आपकी कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं। इनमें जो है ये वाइब्रेंट फोक म्यूजिक एंड डांस के कारण जाने जाते हैं। तो इसमें 2 डांस बहुत फेमस हैं। जो इनका पहला डांस है वो है धमाल, और धमाल जो है मेल डांसर्स के द्वारा डांस किया जाता है, जबकि जो रसदा है वो फीमेल डांसर्स के द्वारा किया जाने वाला डांस है। आते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है हमारा जो है कारपेट सिटी ऑफ इंडिया से। जी हाँ, भदोही। भदोही एक प्लेस है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के आसपास। तो भदोही जो है उत्तर प्रदेश के भदोही को कारपेट सिटी ऑफ द इंडिया, भारत की जो है कारपेट नगरी या कालीन नगरी भी कहा जाता है। तो हमारी ये कारपेट नगरी फेमस क्यों हुई है अभी, क्योंकि भदोही की जो कारपेट नगरी है यानी जो भदोही है, तो भदोही में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और किस चीज का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, दुनिया की सबसे बड़ी हैंडमेड कालीन, दुनिया का सबसे बड़ा हैंडमेड जो है कारपेट बनाने का जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया किसने है, तो पटौदिया कॉन्ट्रैक्टर ने। पटौदिया कॉन्ट्रैक्टर कालीन मैन्युफैक्चरर है, मतलब ये क्या है आपका कारपेट बनाते हैं। तो इन्हें एक कारपेट बनाने का जो है ऑर्डर मिला था और ये ऑर्डर आया था अस्ताना की ग्रैंड मस्जिद। अस्ताना कहाँ है आपका, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अस्ताना की ग्रैंड मस्जिद से इन्हें एक बड़ी कारपेट बनाने का जो है ऑर्डर मिला था, और जिसे इन्होंने जो है बनाया है। और अगर इस कारपेट की बात करें तो ये जो कारपेट है आपका 12,400 मीटर स्क्वायर जो है एरिया का है, मतलब 12,400 मीटर स्क्वायर का है।
अगर कारपेट कला की बात करें तो भारत में कारपेट उद्योग आया कैसे? तो कारपेट उद्योग का जो इनिशियल डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें, वो मुगल कालीन में मिलता है। मुगल काल में एक बुक लिखी गई जिसको बोला जाता है आईने अकबरी। अकबर के काल की जो बुक है, अकबर के टाइम की बुक है आईने अकबरी। और आईने अकबरी में ही सबसे पहले हमें कालीन के बारे में यानी कारपेट के बारे में जानकारी मिलती है। बाद में अरबी फारसी जो है, फारसी बुनकरों ने जो है इंडो फारसी डिजाइन जो है कारपेट्स में आप देखोगे डिफरेंट डिजाइन बनी रहती हैं, वो बनाने की शुरुआत की थी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी IICT भदोही 2001 में बनाया गया, जो कारपेट से संबंधित जो है कोर्सेज जो है संचालित करती है। और ये इंडिया का ही नहीं, एशिया का पहला कारपेट टेक्नोलॉजी जो है आपका इंस्टीट्यूट है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है हमारी अंटार्कटिका से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अंटार्कटिका से क्या खबर है? मैत्री 2, जी हाँ, अंटार्कटिका में भारत ने अपना चौथा रिसर्च सेंटर ओपन करने की जो है घोषणा की है। चौथा रिसर्च सेंटर मतलब इससे पहले भी हम 3 रिसर्च सेंटर वहां पे भेज चुके हैं, और हमारा जो है ये नया रिसर्च सेंटर कहाँ रहेगा? पूर्वी अंटार्कटिका में। और इसकी हमें जरूरत क्यों है? तो क्यों हम अपना जो हमारा पोलर जो है रिसर्च है, जो हमारा ध्रुवीय अनुसंधान है, उसकी जो क्षमता को और ज्यादा, उस हमारी पोलर रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है? एक नया जो है रिसर्च स्टेशन प्लान किया है। तो अगर ये चौथा है तो इससे पहले कौन कौन से स्टेशन थे? तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत का सबसे पहला रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में 1983-84 में बनाया गया था, और इसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। जी हाँ, दक्षिण गंगोत्री जो है वो भारत का पहला रिसर्च स्टेशन है। और ये कब बनाया गया? 1983-84 में। जो दूसरा रिसर्च स्टेशन है वो है मैत्री। और तीसरा और जो करंट में अभी एक्टिव है वो रिसर्च स्टेशन है भारती, जो 2012 से कंटिन्यू काम कर रहा है। तो हमने देखा ये चौथा हुआ, पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा है भारती जो अभी भी एक्टिव है, और चौथा है मैत्री सेकंड। तो मैत्री सेकंड। अभी अंटार्कटिका के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड के टूटने से बना था। हमने जैसे देखा कि पूरे महाद्वीप, जितने भी पहले कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, वो सभी आपस में जुड़े हुए थे। पहले इनके 2 टुकड़े हुए। जब 2 टुकड़े हुए तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। तो जो भारत की भूमि है वो भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। इसी तरह जो अंटार्कटिका है वो भी गोंडवाना लैंड का भाग है। और अंटार्कटिका भारत का वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, वर्ल्ड का 5th जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर बात करें तो चूंकि अंटार्कटिका पे दुनिया के किसी भी देश का रूल नहीं है, वो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए इसको निर्जन द्वीप भी बोलते हैं। इसको जो है चूंकि ये बर्फ से ढका हुआ है, तो बर्फ से ढका होने के कारण से व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। चूंकि ये बर्फ है, इसमें बर्फ ही बर्फ है और बर्फ पिघलती रहती है, इसलिए इसे डायनेमिक कॉन्टिनेंट या गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है दुनिया के सभी देशों के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि ओनली साइंस के लिए जो है डेडिकेटेड रहेगा, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया की, पूरी पृथ्वी की 90% बर्फ, 90% जो आइस है वो अंटार्कटिका में है, और जबकि 70% फ्रेश वाटर, 70% जो मीठा जल है, पीने वाला जल है, वो अंटार्कटिका में मौजूद है। तो अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंटार्कटिका पहुंचने वाले जो हमारे पहले भारतीय हैं वो है लेफ्टिनेंट रामचरण। लेफ्टिनेंट रामचरण पहले भारतीय थे जो अंटार्कटिका पहुंचे। सिमिलरली एस जेड कासिम के लीडरशिप में भारत का पहला साइंटिफिक ग्रुप जो है अंटार्कटिका में पहुंचा था 1981-82 में। और ये जिस प्लेस पे पहुंचा था उस प्लेस को ही आज हम कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। तो मिलते हैं अपने जो है करंट अफेयर्स के अगले डेली डोज में। तब तक के लिए जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ये जो भी डाटा है वो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत रिसर्च करके आपके लिए डाटा लाया जा रहा है, तो इसको प्रॉपरली आपको नोट कर लेना है और साथ साथ से बार बार रिवाइज कर करके सुनना है, क्योंकि आप जितना सुनोगे उतना ज़्यादा आपको याद होता जाएगा। तो आगे आने वाले, चाहे आपका वो पुलिस का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी हो या रेलवे हो, सब में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।